देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी या फिर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी प्लस इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी, या तो ऐसे पूछ लेते हैं या ऐसे पूछ लेते हैं। तो आंसर में आप क्या लिखोगे? इसके आंसर में सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है असेसी का, इस असेसी का मतलब है कि आपको जो 7 कैटेगरीज है ना, जो 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, एलए, इन सभी का आपको रेजिडेंशियल स्टेटस बताकर आना होता है। ठीक है, तो आंसर में सबसे पहले ना आप हमेशा इसका मीनिंग लिखोगे रेजिडेंशियल स्टेटस का, बाद में जो हमारे 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन है उन सभी का आप रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल कर चलोगे। फिर आपका अगला हेडिंग बन जाएगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जिसमें आपको सेक्शन 5 जो हमारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला होता है उससे रिलेटेड आपको सारी बातें लिखकर आनी है कि टोटल इनकम हमारी 2 तरह की होती है, इंडियन और फॉरेन। देन आप बताकर चलोगे कि आरओआर, आरएनओआर और एनआर के केस में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। ये ना हमने आप वीडियो देखोगे तो वहां पर ना मैंने आपको इसको ऐसे टेबल के थ्रू भी समझाया था, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पर आप ऐसे करा था ना, आरओआर, आरएनओआर, देन एनआर, देन इंडियन इनकम, देन फॉरेन इनकम, इस तरीके से हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो प्लीज आप ना आपको एक बार ध्यान रखना, जहां जहां भी आप पॉसिबल अगर हो सके एग्जाम में, तो थ्योरी क्वेश्चन में आप टेबल, डायग्राम, चार्ट्स पहले आप उसको ड्रॉ करो और बाद में उसकी आप एक्सप्लेनेशन दो बुलेट पॉइंट्स में, और जहां जहां पॉसिबल हो सके न्यूमेरिकल एग्जांपल भी अगर आप कोट कराते हो, लिखाते हो, तो बड़े अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, या फिर इसी को पूछा जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल प्लस इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी का आंसर तो वही स्कोप ऑफ टोटल इनकम मतलब सेक्शन 5 लिखाओगे। अब जब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की बात करो, इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको बेसिक कंडीशन पूरी बतानी है जो सेक्शन 6 की होती है अपनी। ठीक है, और जो एडिशनल कंडीशन है वो भी बताकर चलोगे। बेसिक कंडीशन की जो हमने क्लास में एक्सेप्शंस कर रखी है आप वो भी बताकर आओगे। इसके अलावा डीम रेजिडेंट का हमने जो कंसेप्ट करा था आप वो भी लिखकर आओगे। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको लिखकर आनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, या फिर इसी को पूछता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ प्लस इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ एचयूएफ के केस में कैसी होगी? तो यहाँ पर इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी तो वही जो हमने टेबल वाला था वही रहने वाला है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 आप एचयूएफ का वो पूरा लिख कर आओगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एचयूएफ के रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो इसमें आप वही पूरा डायग्राम वाला पूरा लिख कर आओगे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ फेयर देखते हो, मतलब सीधी सी बात एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस का आंसर लिख कर आओगे। फिर आगे देखना, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल प्लस एचयूएफ, या फिर इसी के साथ ही वो पूछ लेता है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी। एक ही में तीनों चीजें कंबाइन करती है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इंडिविजुअल का लिखाना, एचयूएफ का लिखाना और इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी में वही सेक्शन 5 की सारी बातें लिखाना। ठीक है, फिर आपको पूछा गया है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल को छोड़कर बाकी सबका पूछा गया है, तो बाकी सबका आप लिखाना। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब इसमें आपको सेक्शन 9 की सारे जो 9 और 10 हेडिंग्स है अपने वो सारे पॉइंट्स है वो आपको लिखकर आना है। पहले डायग्राम और चार्ट की फॉर्म में वो सारे हेडिंग्स लिख देना, बाद में उसका बुलेट पॉइंट में एक्सप्लेनेशन कर देना। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट आपसे पूछा गया हाउ द टैक्स लायबिलिटी ऑफ नॉन रेजिडेंट डिफर फ्रॉम द आरओआर। नॉन रेजिडेंट की जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो आरओआर से कैसे डिफरेंट होती है, तो इसी की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो ये सारी बातें वही इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी वाली लिखकर होगी। इसके अलावा पूछा गया स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनआर नॉन रेजिडेंट का, और स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ आर मतलब रेजिडेंट का। स्कोप ऑफ टोटल इनकम मतलब वही इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी की ही वो बात कर रहा है, सेक्शन 5 की इसी वाले टेबल की बात कर रहा है। ठीक है, पहले टेबल बनाना बाद में उसके एक्सप्लेनेशन लिखाना। सो रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको इस तरीके से वो क्वेश्चन